अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान, MJ TV। आज हम बात करेंगे कल की धमाका खेज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की कि जिसने सियासी सूरत हाल यकसर बदल दी है और PTI के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मखसूस नशस्तों के हवाले से जो फ़ैसला आया है जिसमें PTI को मखसूस नशस्तें देने का हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से एक नया शेड्यूल भी जारी करने की हदायत दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के ऊपर मुख्तलिफ़ हलकों से तनकीद भी की जा रही है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कुछ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, कुछ तज्ज़ियाकार हैं, कुछ हुकूमती कानूनी मशीर हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात उठा रहे हैं। तो मैंने सोचा आज हसनात मलिक के साथ बैठ के उन चंद एतराज़ात के हवाले से बात करें कि कौन कौन से बुनियादी नुक्ते हैं जिन पे अब तो सियासतदान भी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कानूनी एतराज़ात वो उठा रहे हैं। सबसे पहले हसनात मलिक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया मतीउल्लाह जान MJ TV को। सबसे पहले तो ये कहा गया, एक हमारे सीनियर दोस्त हैं, अदालती रिपोर्टर ही हैं, कि ये मॉनिटरिंग जज लगा दिए गए हैं, 8 मॉनिटरिंग जज। मेरी तो इसमें यह राय है कि ये मॉनिटरिंग जज का लफ्ज़ पनामा के केस में ट्रायल कोर्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, जस्टिस एजाजुल एहसन को लगाया गया था और उस पर हमने भी बड़ी तनकीद की थी और हमने कहा था ये क्या मजाक है। ये जो मॉनिटरिंग जज है, ये मॉनिटरिंग का लफ्ज़ तो हमारे जो अदालती रिपोर्टर हैं जो बड़े मायूस हैं सबसे ज़्यादा, और इस बात पे कि चीफ जस्टिस कादिर फैज़ी साहब तनहा रह गए, वो इस वजह से ज़्यादा मायूस हैं। उन्होंने ये लफ्ज़ मॉनिटरिंग का इस्तेमाल किया, हालांकि ये मॉनिटरिंग जज नहीं है। फ़ैसले में सिर्फ ये कहा गया है कि 8 जजेस जिन्होंने अक्सरियती फ़ैसला दिया है, अगर उस फैसले के हवाले से कोई वजाहत अगर ज़रूरत है तो वो इनसे रजू कर सकते हैं, अगर नहीं ज़रूरत तो इलेक्शन कमीशन वजाहत ना करे। और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो चीफ जस्टिस कादिर फैज़ी साहब का 13 जनवरी का बल्ले का मतलब फ़ैसला था, उसमें चीफ जस्टिस ने ना तो खुद ज़हमत की कि उसकी वजाहत कर देते कि इससे क्या पार्टी की हैसियत भी ख़त्म हो जाएगी, और ना ही किसी ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी थी। तो इसलिए अब की बार उन्होंने सिंपल लिख दिया है कि अगर इस फैसले में भी इलेक्शन कमीशन जैसा नालायक इदारा जो है उसको कोई इबाम नज़र आता है तो वो फिर पूछ ले। तो मेरे तो ये ख्याल है मॉनिटरिंग जज के हवाले से। तो आप क्या कहते हैं, ये मॉनिटरिंग जज वाला ये जो इख्तरा है, ये एक बस नाम दे दिया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इससे पहले जिस तरह मिस इंटरप्रिटेशन हुई सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की, बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी वही थी जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। अगर जस्टिस कादी फैज़ा समझ रहे हैं कि मेरे फैसले की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई और एक लार्जेस्ट पार्टी जिसका वज़ीर-ए-आज़म था और उसको ज़बह किया गया जिस तरीके से, और जिस तरीके से एलिमिनेट करने की पूरे कोशिश की गई और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उसका वजूद ही ख़त्म कर दिया, तो जस्टिस कादी फैज़ा को नोटिस ले लेना था। जस्टिस कादी फैज़ा तो व्हाट्सएप पे उनको कोई चीज़ मौसूल हो तो वो नोटिस ले लेते। तो इस चीज़ पे मैं समझता हूँ कि जो माजी में जितनी बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ जिसकी वजह से ये सारा बहरान बना, उसकी मद्देनज़र रखते हुए जजेस ने सिर्फ ये कहा है कि कोई गाइडेंस आप ले सकते हैं अगर चाहिए हो तो, चाहिए, क्योंकि नालायकी तो साबित होगी ना इलेक्शन कमीशन की। खुद चीफ जस्टिस कादिर फैज़ा ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया है, तो अब चीफ जस्टिस कादिर फैज़ा के कहने के बावजूद भी अगर वजाहत का भी कोई मौका अगर नहीं देती सुप्रीम कोर्ट तो फिर तो ज़्यादती है। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस की वजह से इन 8 जजों ने वजाहत के लिए अपनी खिदमत पेश की है। जी बिल्कुल यही बात है, और ज़रूरी नहीं है इलेक्शन कमीशन आए, बिल्कुल यही बात है। तो रिव्यू इलेक्शन कमीशन में भी कर सकता है कि जी हमने क्यों कहा गया कि हम गाइडेंस लें, क्या पता वो। अच्छा, अब दूसरा एतराज़ जो किया जा रहा है हसनात मलिक साहब कि PTI इसमें फ़रीक नहीं थी, ये बड़ी दिलचस्प बात है। पहली बात तो यह कि PTI ने एडवोकेट सलमान अकरम राजा के ज़रिए एक अलग से फ़रीक बनने की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, मगर दूसरी बात यह है कि PTI अगर फ़रीक नहीं थी तो इसमें भी कसूर इलेक्शन कमीशन का था, और इलेक्शन कमीशन ने जो है PTI को फ़रीक नहीं बनाया, रिटर्न हुए उनको आज़ाद डिक्लेयर किया। और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि गलत तशरीह की गई 13 जनवरी के बल्ले के फ़ैसले की, तो इस वजह से PTI को आज़ाद डिक्लेयर किया गया। तो इलेक्शन कमीशन अगर चाहता तो PTI को तलब कर सकता था कि भाई आप क्या कहते हैं, ये जो हम इस मखसूस नशिस्तें का फ़ैसला कर रहे हैं कि आपको भी कोई इसमें एतराज़ है, तो PTI को इलेक्शन कमीशन नोटिस दे सकता था। जानबूझ के उनको नहीं दिया गया, उनको सारे अदालती अमल से
बाहर दूसरी बात यह है कि अगर फरीक नहीं है, अगर कह रहे हैं कि जी जस्टिस का ये उसका फैसला 8 जजेस ने किया, तो फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस काजी फैसल ने क्यों कहा कि पीटीआई इंटाइटल है, पार्लियामानी पार्टी है और उसको रिजर्व सीटें दी जाए? बड़ा अहम सवाल। ये 2 जजेस ये तो टैक्स से बाहर जाते ही नहीं है। वो कहते हैं प्लीडिंग और टैक्स, मैंने तो आइन के टैक्स को फॉलो करना है। कहाँ टैक्स में? फिर पीटीआई बार बार काजी साहब कहते थे कि जी पीटीआई तो पार्टी नहीं है। जब पार्टी नहीं है तो आपने अपने आर्डर में जो एडिशनल 2 जजेस ने, बल्कि मैं समझता हूँ वो प्लान बी था, उसमें जो है वो क्यों ये कहा कि जी पीटीआई को दी जाए रिजर्व सीटें? तो असनाद साहब, ये जो हमारे अदालती कुछ रिपोर्टर हैं उनको नहर वाले पुल पे बुला गए हैं, तो चीफ जस्टिस काजी फैसल खुद कहीं और निकल गए हैं, और जैसे आपने कहा कि उन्होंने खुद कह दिया कि ये सीटें पीटीआई को जानी मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी चीफ जस्टिस काजी फैसल पे भी आप वो इतराज करेंगे कि उन्होंने क्यों पीटीआई को सीटें दी है, चाहे थोड़ी ही दी है? इन्होंने तो जजेस ने कहा कि इन पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स ऑफ जनरल इलेक्शन 2024 उसके तहत जो है ये चीज़ें स्पेसिफिक डायरेक्शन दी हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने हालात की। काजी साहब ने तो वो चीज़ भी नहीं की, वो तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी 60 सीटें हैं, इनको फिर तकसीम करें और पीटीआई को भी दें हिस्सा। इख्लाफ जो है वो आपको भी पता है, वो ये था कि काजी साहब का जो जस्टिस जमाल का नोट है, और दूसरा कि जमाल साहब ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन पे हम छोड़ते हैं कि कौन पीटीआई से है और कौन आज़ाद है, जिसने सुन्नी इत्तेहाद में छोड़ दी। अब इसमें जो मुझे लगा है कि मेजॉरिटी जजेस को ये अप्रीहेंशन थी कि इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है ये फिर मैनिपुलेट करेगा और फिर जिसका हक है उसको नहीं मिलेगा ड्यू, और उस वजह से उन्होंने उनको कहा कि ये इलेक्शन कमीशन जिसकी गलती की वजह से सारा कुछ हुआ है, तो उन्होंने मज़ीद डायरेक्शन दी। अब जो जस्टिस जमाल और जस्टिस काजी फैसल कर रहे थे, इसमें 23 में से क्या पता उनको 6 मिल जाती, 7, यानी उससे ऐसा लगा, जो मुझे लगा है कि जजेस ने कहा कि सारा जो इस केस का मकसद है वो ये है कि 2/3 से रोकना एक मिनारिटी हुकूमत जो है वो उससे, जिस तरह एक जो नुमाइशी तरीके से आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से उसको 2/3 दिलवाई जा रही है, उससे रोकना। जब ये 2/3 इस तरीके से आएगी, जमाल साहब का जो नोट था, तो फिर फ़ायदा क्या है? मुझे लग रहा है कि इस वजह से उन्होंने पीछे हटे। अच्छा, फिर एक और लतीफ़ा सुनाया जा रहा है कुछ तज्ज़ियाकारों की तरफ से कि ये एक आइनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बनाया गया है, यानी कि आज़ाद उम्मीदवारों को 15 दिन का जो टाइम दिया गया है, इससे फ्लोर क्रॉसिंग होगी। बज़ाहिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, ख़रीदो फरोख्त होगी। तो ये जो 15 दिन है, अगर इसमें फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, तो जो 3 दिन का टाइम है आइन में, तो क्या उस 3 दिन में वो बिकाऊ घोड़े जो हैं वो 3 दिन में नहीं बिक सकते और 15 दिन में बिक सकते हैं? और ख़ास तौर पे चाहे फ्लोर क्रॉसिंग अगर कोई करता भी है, तो इसमें फ्लोर क्रॉसिंग कहाँ से होगी? फ्लोर क्रॉसिंग तो तब होना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 8 जजों ने बतौर सियासी जमात तस्लीम किया हो। उन्होंने तो कहा है 8 जजों ने कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो सियासी जमात थी ही नहीं, और चूँकि उनको तो मजबूरन जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से वो अपने हल्फिया बयान देने पड़े और 3 दिन के अंदर ज्वाइन करना पड़ा। उसमें गलती इलेक्शन कमीशन की थी। तो अब अगर वो आज़ाद हैं अभी भी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात है ही नहीं, तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग कहाँ से होगी? और सबसे अहम बात यह है हसनाद मलिक साहब कि फ्लोर क्रॉसिंग तब होती कि जब ये जो आज़ाद उम्मीदवार थे, ये बतौर पीटीआई के जो हैं वो उन्होंने जो कह रहे हैं कि हम पीटीआई के हैं, और पीटीआई को सियासी जमात तस्लीम किया जाता, और वो उसके बावजूद कुछ आज़ाद आ जाते, और वो पीटीआई को जो कि पीटीआई के मेंबर हैं रजिस्टर्ड पार्टी के, वो छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो वो फ्लोर क्रॉसिंग तो हो सकती है। आप कैसे देखते हैं? क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग वाली बात जो है? मैं तो समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लोगों का मैंडेट और जो लोग बेचारे जिन्होंने वोट दिया और जिनका वोट पता नहीं कहाँ है, उसको कोशिश की है प्रोटेक्ट करने की। मैं नहीं समझता कि इससे कोई बड़ी जमहूरियत बहाल हो गई ये, लेकिन होप मिल गई लोगों को कि जी अगर आप करेंगे 4, 5, 6, 7 महीने बाद रेजिस्टेंस आएगी। ये नहीं हो सकता इस सोसाइटी पाकिस्तान में, जो मैं समझाऊँ कि रेजिस्टेंस आती है सोसाइटी में, चाहे वो 5 महीने 6 महीने, चाहे मुशर्रफ दौर में इफ्तिखार चौधरी की शक्ल में आए, चाहे जनरल फैज़ और बाजवा के दौर में जब उनका सेम पेज चल रहा था तो काजी फैसल की शक्ल में आए, या चाहे अभी जो 8 जजेस ने जिस तरह पीटीआई को बहाल किया। देखें, बात यह है कि पूरा 1.5 महीना 9 मई से अब तक की ये चीज़ें काजी साहब कहते हैं ये चीज़ें देखें ही ना, क्या हो रहा था
इसमें सेम पेज जिस तरह चल रहा था और जिस तरह एक पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना, उसको आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? वो कहते हैं जी 2018 में भी ऐसा था, तो 2018 में क्या आप कहते हैं कि साकिब निसार आप बनना चाह रहे हैं? ठीक। अच्छा हसनात मलिक साहब, फिर कहा जाता है कि ये कोई 41 के करीब ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने अपना एक हल्फिया बयान दिया था कि हम जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हल्फिया बयान को कहाँ लेके जाएंगे? आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो हल्फिया बयान आया वो इलेक्शन कमीशन की जब गलत इंटरप्रिटेशन हुई और उन्होंने लेटर जारी किया था। अगर पीटीआई में ये क्यों जाते सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल? इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत जो है वो उस वजह से सारा कुछ हुआ। काई साहब ने नोटिस नहीं लिया, वो भी कह रहे थे कि मेरे पास कोई नहीं आया। इससे बड़ा अहम केस पब्लिक इंटरेस्ट का कौन है? वो दरख्त जो बीमारी फैला रहे थे F9 में, उसमें सो मोटो आ गया, फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री। हाँ, तो वो इधर जो है वो नहीं जी, कि सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है वो लोग राइट टू वोट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज्वाइन करने के लिए जो 41 पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों ने हल्फिया बयान दिए, उसकी वजह इलेक्शन कमीशन का वो नोटिफिकेशन था जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को गलत तरीके से एक पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस नोटिफिकेशन की वजह से जो है आज़ाद उम्मीदवारों को मजबूर किया गया या बरगला के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ भेजा गया। इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन जो जारी किया इसलिए था कि ये आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लें। तो ये मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने एक साजिश भी की और इसलिए उनको हल्फिया बयान देने पड़े कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को गैर आईनी तरीके से एक पार्टी तस्लीम किया था, जो कि 8 जजों ने कहा वो पार्टी थी नहीं। तो इसलिए हल्फिया बयान जो अगर दिए भी थे तो उसकी गलती की वजह भी इलेक्शन कमीशन था, वो आज़ाद उम्मीदवार तो नहीं थे। देखिए, यही मसला है ना कि इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है उस पर काई साहब कहते हैं बात ही ना करें, और मेरा फैसला सिर्फ उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया, वहाँ को वकील नहीं था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी, आपने भी नोटिस नहीं लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम को ये खमियाजा भुगतना पड़ा और जो कुछ इस वक्त चल रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे काई साहब की खामोशी है, इसकी वजह से ही सारा मसला बना। अब ये जो 8 जजेस हैं, इन्होंने बार बार इलेक्शन के कमीशन के कंडक्ट की बात की है, और इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है इसमें अब बीइंग ए सुप्रीम कोर्ट जजेस जिन्होंने ओथ लिया हुआ है आइन को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने का, क्या वो मौलवी तमीज़ुद्दीन में जिस तरह जस्टिस मुनीर ने कहा कि टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जी सिंध हाई कोर्ट को इख्तियार नहीं था असम्बली डिसॉल्व करने का, इधर तक बस मेरा फैसला जी टेक्निकली है, क्योंकि मैंने अभी इधर तक रह जाते, क्या हिस्ट्री में ये सारे जस्टिस मुनीर बन जाते? ठीक है। इसी वजह से तो जैसे जमाल ने भी रास्ता दिया काई साहब को, ये अलग बात है कि उसमें और एक चीज़ थी जिसकी वजह से जजेस में अप्रीहेंशन थी। बहरहाल ये चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा ढारस बनाने की कोशिश की है, ये कह के कि जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वो वापस नहीं आ सकते। तो मेरे ख्याल में 8 जो सुप्रीम कोर्ट अक्सरियत की फ़ैसला है उसके मुताबिक वो जो हल्फिया बयान है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने वाले वो गैर मौसर हो गए। ये या तो ये करते हैं ना कि वो जो 40 सीटें हैं, जो 40 लोगों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, वो किसी को भी ना दे। हाँ। वो जी फिर तकसीम करने वाले गनीमत पीपल्स पार्टी नून, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होनी है, सारी गेम कॉन्स्टिट्यूशन यही तो चाह रहे थे। हाँ, बस देखिए ना, अगर वो 40 सीटें वो कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी नून और जो आज़ाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो कहते हैं किसी को भी ना दे, फिर भी बात लाजिक थी। ठीक है। अच्छा, अब ये भी एतराज़ किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कैसे हदायत दे सकती है? इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उसके लिए शेड्यूल कैसे जारी किया जा सकता है? अब ये इसके अंदर हमारे पास एक मिसाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो पार्लियामेंट को भी, कासिम सूरी ने जब रूलिंग दी थी अदम एतमाद की तारीख के वाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप फ़लाँ तारीख को ये तहरीक पेश होगी, उससे इतने दिनों बाद फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी, और ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फिर वो अमल दरामद हुआ और अदम एतमाद की तारीख मंजूर हुई, जिसका फ़ायदा शहबाज शरीफ जैसे सियासतदान उठा रहे हैं और नून लीग जैसी पार्टियां उठा रही है। अब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हदायत कैसे दे सकती है? और ये वो जजमेंट थी जिसको जस्टिस काजी फाइज़ा ने भी जो है वो अप्रिशिएट और डिफेंड किया था। ये यूके में गया कि एक जगह सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक था। तो कासिम सूरी वाला जो रूलिंग थी वो यही था कि वहाँ भी आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा था। आर्टिकल 95 का जो अमल दरामद रुक गया था और उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए जिस तरह इमरान खान साहब ने हरमत आजमाया, वो भी गैर आईनी था। और यहाँ भी मैं समझता हूँ, वहाँ भी मैं समझता हूँ कि
जिन लोगों के किरदार थे वहाँ आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने जो किया वहाँ भी आर्टिकल 6 लगना। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि जी आइन में लिखा है 3 दिन के अंदर। बहुत से तजिया कार जो है ना वो अब 2+2 4 वाली रियाजी पढ़ रहे हैं, अभी तक उम्र बीत गई है उनकी। आइन के अंदर लिखा है जी 3 दिन में आज़ाद उम्मीदवार ने फैसला देना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन कैसे दे दिए? ये 3 दिन तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवारों के फैसला देने के हैं, और जो उससे पहले अपने आप को आज़ाद इस्टेब्लिश करना है, इलेक्शन लड़ना है, वो इलेक्शन के शेड्यूल अलग पीरियड है, तो वो पीरियड भी उसमें शामिल किया गया है ताकि अल्फिया बयान जो है वो वापस होंगे, पार्टियां सर्टिफाई करेंगी कि ये हमारे बंदे हैं। अचानक अगर इनको 3 दिन ही दे दिए जाते तो फिर पार्टियों और उम्मीदवारों के अंदर भी अख्लाफात होते, नए मसाइल पैदा हो जाते। तो इसलिए 15 दिन दिए गए हैं कि कुछ काम पार्टियों ने करना है, कुछ काम इलेक्शन कमीशन ने करना है, और फिर आखिर में उम्मीदवारों ने फैसला करना है, तो इसलिए 15 दिन। मतीउल्लाह जान साहब, आपकी स्टोरी हो और मैं उसको किसी तरह भी पहले जो है पब्लिश कर दूँ, मेरा ज़मीर भी मलामत करे। ये सियासी जमातों को कोई, मैं अब शर्म या वाला वर्ड्स नहीं यूज़ करूँगा, पीपल्स पार्टी नून जो माले गनीमत ले रही है, ये इनका मैंडेट है। वैसे मैंडेट तो जो फॉर्म 47 वाला वो तो बिल्कुल, क्या ये मैंडेट पीटीआई का है? इन जमातों को, पीपल्स पार्टी जैसी जमात, और आपको पता है फारूक नायक ने क्यों नहीं आर्गूमेंट किए? वो आर्गूमेंट्स ही नहीं किए उन्होंने, वो चले गए। इवन डॉक्टर फ़ारूक नसीम जो MQM के वकील थे वो नहीं पेश हुए। तो देखें ये किस मुंह से माले गनीमत पे दावा करते हैं? मैं आपको बताऊं, हुकूमत ये समझ रही थी कि ये केस है काजी फैसल साहब का अपना, वो एफर्ट करें। हुकूमत ने बिल्कुल सारा कुछ छोड़ दिया जस्टिस काजी फैसल पे, और जस्टिस काजी फैसल बज़ाहिर ये लगा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और कि जी मैं जो है वो चीज़ों को संभाल लूँगा, वो उनसे संभाल नहीं हुआ किया गया। तो ये मसला हुआ। अदरवाइज़ मुझे ये बताएं, जिस तरह नून लीग के वकील हैं जो ये शहजाद शौकत, उन्होंने आर्गूमेंट नहीं किए। मखदूम अली खान ने 1.5 घंटा आर्गूमेंट करके वो चले गए। इसके अलावा फ़ारूक नसीम आए नहीं, फारूक नायक ने आर्गूमेंट नहीं किए। उनको शर्म आ रही होगी ना? नहीं, उनको ये था कि जी ये सिर्फ काजी साहब का है, एक्सटेंशन या जो भी ये मामला है, तो ये काजी साहब जाने और उनका काम जाने। चले वैसे भी फ़ारूक नसीम अब काजी साहब के एक्सटेंशन के लिए तो नहीं बहस करेंगे ना। हाँ, ये वैसे आपने अब नई बात बताई। नई बात नहीं, तो तारीख का हिस्सा है। बट एनीवे, अच्छा, एक साबिक अटॉर्नी जनरल है, बड़े काबिल एहतराम है, अशतर औसाफ साहब, उनका ये कहना था कि जब PTI फरीक ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट अपील के अंदर एक ऐसे फरीक के हक़ में फ़ैसला कैसे दे सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं है। अब इसके अंदर मेरी गुजारिश ये है, और उन्होंने मिसाल दे दी कि देखें जी ये प्रॉपर्टी के जो केस आते हैं हाई कोर्ट से डिसाइड होके, उनमें 2 फरीक होते हैं, एक कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, दूसरा कहता है मेरी है। वो सुप्रीम कोर्ट में 185 के तहत अपील में आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट वो प्रॉपर्टी किसी तीसरे को तो नहीं देती, वो उन दोनों में से किसी को देगी। लेकिन एक सवाल है असनाद कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो जाए कि ये प्रॉपर्टी दोनों की नहीं है, मिसाल के तौर पर यह हुकूमत की है, तो क्या वो अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं करेगी कि ये तो सरकार की ज़मीन थी और ये फरीक आपस में लड़ रहे हैं? और ये हमारे मुल्क में तो एक्स पार्टी मुकदमाबाजी जानबूझ के की जाती है, प्रॉपर्टी किसी और की होती है, जाली किस्म के फरीक बन जाते हैं और उस बंदे को पता ही नहीं होता, नोटिस ही नहीं मिलते, और वो आपस में कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये एग्जैक्टली यही हो रहा था। ये बताएं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ से चीज़ों को देखना है। ये कोई सिविल जजेस नहीं है जिनके पास ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ये लोगों के मैंडेट का डिस्प्यूट है, और लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो सिक्योर उनको पहुंचाना है। ये असल मामला है, विल ऑफ द पीपल का है। इससे बड़ा फंडामेंटल राइट क्या है विल ऑफ द पीपल का? अगर यही प्रोटेक्ट सुप्रीम कोर्ट, और ये जो प्रेसिडेंट सेट की जाती है सुप्रीम कोर्ट, और कोशिश ही की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सिविल जजेस बना दिए जाए। और काजी साहब जो टैक्स सेस कर रहे हैं ना अपने मामले में, जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जब मामला उनका FBI को भेजा सुप्रीम कोर्ट ने, बंदयाल साहब ने, तो वो जो रिव्यू एक्सेप्ट हुआ, रिव्यू में आपको देखा होगा कि उन्होंने रिपोर्ट FBI की, उस पर मटेरियल डायरेक्शन दी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो मटेरियल भी नहीं देख सकती। एग्जैक्टली वजह ये, तो यहाँ जो है वो कि जी री राइटिंग के इल्ज़ाम लग रहे हैं। बात ये कि जब अपना मामला हो तो और चीज़ है। जी, हम तो इतना जानते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसल उन्होंने भी कह दिया कि PTI एक जेन्युइन फरीक थी और इसलिए कुछ सीटें उसे दी जा सकती हैं। मगर बात यह कि सिर्फ सीटों का था, वो कुछ का कह रहे थे, ये कुछ का कह, लेकिन चीफ जस्टिस फैसल अपने साथ बहुत सारे कुछ दोस्तों को नहर के पुल के इस साइड पे बिठा के खुद नहर के पुल की दूसरी साइड पे चले गए। दो जजेस और कुछ हमारे अदालती रिपोर्टर तजियाकार नहर के इस तरफ रह गए, और बाकी जो काजी फैसल नहर की दूसरी तरफ छलांग मार के चले गए। बट एनीवे, तो ये वो कुछ एतराज़ात थे जिनके हवाले से मैंने सोचा कि हसनात मलिक से भी हम गुफ्तगू कर लें, और इन तमाम एतराज़ात का
जो है एक किसी मंतक और रीजन के साथ जवाब दे अब दें। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब, इसमें अब ये है कि मुझे बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का कोई अभी भी कोई है बीच में कोई हल निकल सकता है? क्योंकि ये सारा ये जो महफिल है जमी है ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह हमारे कुछ तज्जियाकार जो हैं जो बड़ी फुर्तियाँ दिखा रहे हैं और बड़ी ढिठाई के साथ ये पेशन गोई कर रहे हैं कि ये जो 41 से आज़ाद उम्मीदवार हैं इनमें फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है, और बड़े फ़ख्र से, क्योंकि अब उनके पास आइन कानून और मंतक रही नहीं है, तो अब कह रहे हैं कि उनमें से, हालांकि मैं समझता हूँ ये जो 41 लोग हैं ये अभी तक अगर इन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील नहीं की तो जिन्होंने 3 दिन में नहीं की वो 15 दिन में क्या कर लेंगे? मैं आपको बताऊँ, जब अदालतें 8 फरवरी से पहले और मुक़्तदर हल्के एक पेज पे थे, उस वक्त लोग, क्योंकि लोगों को पता था कि लोगों की राय क्या है, लोग किसको वोट देना चाह रहे हैं, वो उस वक्त नहीं, उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी सिक्योर करनी। अब तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता जिस तरह, और ये एक चीज़ अब इस वक्त जो अदालतों को मैसेज नीचे चला गया है, जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, ये 8 जजेज़ हैं, जो फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस हैं, उनका फैसला है वो चला गया है। और काजी साहब जो हैं, माजरत के साथ, काजी साहब से आप नहीं समझते कि ये एक मिसट्रस्ट है? कोई जमाल साहब का जो नोट था, ये दूसरे जजेस ने क्यों नहीं इसको एंडोर्स किया? ये एक ऐसा बड़ा इंटेलिजेंट मूव थी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, फुल कोर्ट की सरबराही कर रहे हैं, उनसे अपना एक नोट क्यों नहीं लिखा गया? अपनी जजमेंट क्यों नहीं लिखी उन्होंने? उसकी वजह ये थी कि वो श्योर नहीं थे, वो कंफ्यूज थे, बज़ाहिर उनको समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे हम ठीक कहते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन का या ये रिजर्व सीटों का नहीं, ये आइन की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का केस था। इसलिए जब काजी साहब ने देखा कि ये तो हो ही नहीं सकती, तो फिर उन्होंने हिम्मत ही छोड़ दी। उन्होंने जमाल खान मंदोखेल साहब से रिक्वेस्ट की, यार अब तुम ही लिख लो फैसला, मेरा तो इसमें काम होगा नहीं। इत्तलात है कि असल तो ये था कि जी शाख तो लगा होगा कि 4-5 तो वोट पक्के थे काजी साहब के, बिल्कुल। वो 2 जो स्विंग वोट हम बार बार करते थे, जब उन्होंने जैसे मोहम्मद अली मजहर और जैसे हसन रिजवी एक तरफ चले गए, और सबसे जैसे इरफान सादत, तो उसके बाद मुझे लगा कि काजी साहब के लिए उन्होंने प्लान बी जो ये जमाल साहब वाला, लेकिन वो मेरे ख्याल में आप बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं। आखिर में मैं इतना कहूँगा कि हम सबको अभी सिर्फ एक नोट का इंतज़ार है, एक जज के, और वो सब जानते हैं, वो हैं जस्टिस अतर मनल्ला। अब देखिए वो क्या करते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि वो नोट शायद सब पे भारी हो सकता है, और वो और कुछ नहीं तो तारीख का रिकॉर्ड ज़रूर दुरुस्त कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड काफ़ी, इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट या मिसकंडक्ट के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि इवन के तफसीली फैसले में 8 जजेस को इलेक्शन कमीशन के, मैं समझता हूँ कि 8 जजेस का केस देनी चाहिए। स्ट्रांग रीज़न तब बनती है कि इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट को एक चार्ज तो आ गया ना कि इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे ने एक दूसरे आईनी इदारे के फैसले को मिसकंस्ट्रू किया। मेरे ख्याल में इससे बड़ा भी मिसकंडक्ट कोई नहीं हो सकता। नहीं, वो कहते हैं कि उन्होंने कहा जी काजी साहब नोटिस ले लेते, वो बात वैसे आपस की बात है, ये ज्यादती है, बाकी सारी चार्जेस बंद मिलती। इंटरप्रिटेशन उन्होंने जो मंशा थी ना सुप्रीम कोर्ट की, उसके मुताबिक की है। इंटेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और इंटेंट बाद में छोड़ देना लोगों, इंटेंट ऑफ द ऑथर ऑफ द 13 जनवरी जजमेंट वाज आई थिंक वेरी क्लियर। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।